नमस्कार, मैं हूं अनिलेश कुमार और आप देख रहे हैं पुरवैया डीएनए। गठबंधन की राजनीति के जिस दौर में हम और आप हैं, वहां ये लाइन सूट कर सकता है कि मूल्यों की गारंटी की इच्छा ना करें। नेता नीति और नियत की बात करने वाले चाहकर भी जनता की नियति नहीं बदल पा रहे, इसलिए आने वाले समय में चुनावी घोषणाएं कस्टमर केयर के कॉल की तरह आप सबको लगेंगी। और झारखंड में हो यही रहा है, नए साथियों की तलाश में अपनी पार्टियों की नीति गायब हो रही है। तो बिहार में विरोधियों को नेक दिल बताया जा रहा है। दरबार में नाम तो जनता का है, पर अब जनता सिर्फ नाम की रह गई। और अब आइए शुरू करते हैं आज की अहम खबरों का डीएनए टेस्ट। जेवीएम सुप्रीमो बाबूलाल मरांडी ने सभी पार्टी के लिए दरवाजे खुले हुए कहा और यह कहकर झारखंड की सियासत का सस्पेंस और बढ़ा दिया। धनबाद में पत्रकारों से बातचीत करते हुए उन्होंने कहा कि जेवीएम किसी भी पार्टी से गठबंधन कर सकता है और इसके लिए विचार भी किया जा रहा है। सुनिए। कहाँ इंतजार कर रहे हैं? हम तो कहीं इंतजार ही नहीं कर रहे हैं, लेकिन अगर कोई आता है तो उनकी बात आप सुनेंगे कि नहीं कि दरवाजा बंद कर दीजिएगा? भाई कैसे आप लोग बात करते हो? तो दरवाजा खोल के रखे हुए। हाँ, अब क्या, ये कोई सामाजिक आदमी है यार, मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है। हमने कहा कि कोई भी प्रपोजल लेकर के आएगा तो उस पर पार्टी जरूर विचार करेगी। करना नहीं करना ये पार्टी का काम है। 48 घंटे पहले तक बाबूलाल मरांडी सभी सीटों पर अकेले चुनाव लड़ने की बात कह रहे थे, अपने दम पर सीएम बनने की बात कह रहे थे। और फिर 24 घंटे पहले उन्होंने कहा कि जनता अगर चाहेगी तो हम सीएम जरूर बनेंगे। और यह बयान हमने आपको सुनवाया भी था। उसी प्रेस कॉन्फ्रेंस में अर्जुन मुंडा पर निशाना साधते हुए उन्होंने कहा कि वो क्या देंगे जिनके पास खुद कुछ नहीं है। और अब मरांडी कह रहे हैं कि सबके लिए विकल्प खुले हुए हैं, सबके लिए। तो सवाल यही है कि सबके लिए यानी कौन? बाबूलाल अगर संकेत देना चाहते हैं तो संकेत क्या है? अर्जुन मुंडा के खिलाफ बोल रहे हैं पर बीजेपी से परहेज करने की बात नहीं कह रहे हैं, इसके क्या मायने? अर्जुन मुंडा अचानक मरांडी से अपील की मुद्रा में क्यों आ गए? आइए इसको समझने की कोशिश करते हैं। और समझने की कोशिश करने के लिए कांग्रेस से शुरुआत करेंगे। कांग्रेस जेएमएम के साथ गठबंधन की सरकार चला रही है, पर सुबोध कांत सहाय जेवीएम के साथ जाने की बात कह रहे हैं। हालांकि गीता शिवराव की राय उनसे एकदम अलग है, पर सवाल यह है कि सुबोध कांत सहाय अचानक जेवीएम के लिए नरम रुख क्यों दिखा रहे हैं? कहीं यह मामला योगेंद्र साहब की गिरफ्तारी का साइड इफेक्ट तो नहीं है? अब देखिए, झारखंड के 3 नेताओं का नाम इस समय गलत कारणों से सुर्खियों में, जानते होंगे आप, हाजी हुसैन अंसारी, सुरेश पासवान और योगेंद्र साहब। अब हाजी हुसैन जेएमएम यानी हेमंत सोरेन की पार्टी से हैं, सुरेश पासवान आरजेडी और योगेंद्र साहब कांग्रेस कोटे से मंत्री थे। जी हां, वो थे हो चुके हैं। विवाद में नाम आने के बाद इस्तीफा कांग्रेस के मंत्री को देना पड़ा। तो क्या यह कांग्रेस को बात पूरी तरह से नागवार गुजर रही है? और इसका जवाब मिलता है सुबोध कांत सहाय के 12 सितंबर 2014 के बयान से। सुबोध कांत सहाय ने कहा था कि योगेंद्र ने सड़क पर बहुत काम किया है, मैं उन्हें जानता हूं और वो इस्तीफा नहीं देंगे। यानी सुबोध कांत सहाय कहीं ना कहीं खुलकर योगेंद्र साहब का समर्थन कर रहे थे और चाह रहे थे कि वो इस्तीफा ना दे। पर क्या वाकई ऐसा हुआ था? नहीं हुआ। जिस दिन सुबोध कांत सहाय ने यह बयान दिया, उसी दिन योगेंद्र साहब को मंत्री पद गंवानी पड़ी। और सबसे अहम बात यह कि योगेंद्र साहब पर लगे आरोप की जांच उनकी पार्टी की एक कमेटी भी कर रही थी, जबकि जो बाकी के 2 नेता हैं उनके लिए कहीं कोई कमेटी राजनीतिक तौर पर नहीं बनी। यानी कांग्रेस को कहीं ना कहीं यह लग रहा है कि बदनामी सरकार की नहीं, कांग्रेस पार्टी की हुई और बीजेपी को बैठे बिठाए एक मुद्दा मिल चुका है। वैसे जेवीएम की तरफ रुख नरम करने की एक और वजह हो सकती है। कांग्रेस के तमाम नेता देखिए, सुखदेव भगत, सुबोध कांत सहाय, प्रदीप बलमुचु, तमाम ऐसे नेता हैं जो झारखंड सरकार के कामकाज पर सवाल उठाते रहे। सरकार काम नहीं कर रही है, हम जिस उद्देश्य के लिए साथ आए थे वो पूरा नहीं हो पा रहा है, ऐसे तमाम बयान कांग्रेस के नेता समय समय पर देते रहे। यानी कांग्रेस को अब यह लगता है कि जिस सरकार पर वो खुद ही सवाल उठाती रही है, उसी चेहरे के साथ वो वोट कैसे मांगेंगे। लेकिन दिलचस्प बात यह कि बाबूलाल मरांडी ने भी कुछ ऐसा ही कहा जिससे उनकी मजबूरी एकदम कांग्रेस की मजबूरी से मिलती है। उन्होंने भी कहा कि जेएमएम के साथ कैसे जाऊं, जिसने कुछ काम ही नहीं किया उसके साथ जाऊंगा तो जनता से क्या कहूंगा। यानी जेवीएम और कांग्रेस एक ही राजनीतिक मजबूरी से घिरी हुई दिख रही है और शायद इसलिए साथ चलने की बात भी कर रही है। पर सवाल यह है कि गठबंधन के इस दौर में बाबूलाल मरांडी की मंजिल क्या है? बाबूलाल मरांडी चाहते क्या है? बाबूलाल मरांडी सारे विकल्प खुले होने की बात कर रहे हैं, तो क्या बीजेपी जेवीएम आने की संभावनाओं के दरवाजे खुल गए हैं? क्या दोनों पार्टियां साथ आ सकती हैं? क्या अचानक बाबूलाल मरांडी का हृदय परिवर्तन हुआ है या फिर सब कुछ एग्जैक्टली वैसे ही हो रहा है
जैसे बाबूलाल मरांडी चाहते हैं। दरअसल मरांडी का बयान साफ तौर पर अर्जुन मुंडा को संदेश है कि अगर साथ आने की बात होती है तो जिस बड़े दिल की बात कहकर अर्जुन मुंडा क्रेडिट लेने की मैदान में उतरेंगे, यानी वो कहेंगे कि बाबूलाल मरांडी को वो गठबंधन में लेकर आए, वो मरांडी को बिल्कुल पसंद नहीं है। यानी मरांडी झारखंड बीजेपी को यह संदेश देना चाहते हैं कि बीजेपी से उनके संबंध 12 साल पहले भले ही टूट गए थे, पर उनका कद अभी भी कायम है। पर क्या संबंधों की टूटी कलम से राजनीति की नई इबारत बाबूलाल मरांडी लिख पाएंगे? इसके लिए थोड़ा इंतजार करना होगा। एक छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं, हाजिर होते हैं। बिहार में दवा घोटाले को लेकर सियासत जारी है, लेकिन इस बीच स्थिति यह है कि जीतन राम मांझी के अपने स्वास्थ्य मंत्री उनके खिलाफ कहीं ना कहीं खड़े हो गए। मोर्चा खोल दिया है स्वास्थ्य मंत्री रामधनी सिंह ने। वो इस बात से इत्तेफाक नहीं रखते हैं कि जीतन राम मांझी ने जो क्लीन चिट दी है वो कहीं ना कहीं उनके हिसाब से सही नहीं है, और इसलिए विरोधाभासी बयान जो हैं वो सामने आ रहे हैं। देखते हैं। वो जाने, अपनी मजबूरी वो जानेंगे, अपनी मजबूरी मैं जानूंगा। क्लीन चिट नहीं देना चाहिए उन लोगों को। वो जाने देना चाहिए कि नहीं देना चाहिए। मैं कहता हूं कि जांच होगा। इसमें भाजपा की अंदरूनी राजनीति काम कर रही है। राजनीति ये है कि वो जो चंद्रमोहन राय या हमारे नंद किशोर यादव, ये सब लोग अलग पार्टी के हैं, अश्विनी कुमार चौबे, ये सब अलग पार्टी के हैं। उनको बदनाम करने के लिए ये जान करके मोदी जी कि उसी समय का है, इसको हम वेंटिलेट करेंगे तो उन लोग फंस जाएंगे, तब फिर हमारी राजनीति आगे चमकेगी, इसलिए वो ऐसा किए हैं। और नीतीश कुमार और किसी का इसमें कोई हाथ का सवाल ही नहीं उठता है, क्योंकि उस पीरियड का है ही नहीं है। तो जेडीयू के अंदर भी दो तरीके के बयान सामने आ रहे हैं, और दवा घोटाले को लेकर सत्ता पक्ष की ऐसी स्थिति नहीं है, बल्कि मुख्य विपक्षी पार्टी बीजेपी के अंदर भी घमासान की स्थिति है। पूर्व उप मुख्यमंत्री सुशील कुमार मोदी पूर्व मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर निशाना साध रहे हैं, लेकिन उन्हीं की पार्टी के देखिए, उन्हीं के पार्टी के तमाम ऐसे नेता हैं, बीजेपी के नेता नीतीश कुमार का बचाव करते हुए नजर आ रहे हैं। कल सीपी ठाकुर ने नीतीश को साफ छवि का आदमी बताया। आज चंद्रमोहन राय ने कहा कि नीतीश पर आरोप लगाना बेमानी है, विपक्ष साफ है। दवा घोटाले को लेकर बिहार की सियासत दिलचस्प मोड़ पर पहुंची है। विरोध भी हो रहा है, साथ ही बचाव की भी स्थिति है, और ऐसा राजनीति में बहुत कम देखने को मिलता है। तो पहले बात कर लेते हैं सत्ता पक्षी की। सत्ता पक्ष में हो क्या रहा है। अपने विवादित बयानों के लिए मशहूर जीतन राम मांझी ने 14 सितंबर को संभवतः पहली बार राजनीतिक बयान दिया, पॉलिटिकल स्टेटमेंट दिया, और सुशील मोदी पर निशाना साधा, लेकिन उन लोगों को क्लीन चिट दे दिया जिसके खिलाफ उनकी पार्टी जेडीयू हमला बोल रही थी। वो 3 लोग हैं, नंद किशोर यादव, अश्विनी चौबे, चंद्रमोहन राय। नीतीश कुमार में कभी न कभी स्वास्थ्य मंत्री थे, और इनको सीएम ने क्लीन चिट दी। अब सीएम के इस बयान से उनकी ही पार्टी पल्ला झाड़ रही है। खुद स्वास्थ्य मंत्री ने भी सीएम का समर्थन नहीं किया। अब सवाल यह है कि क्या सरकार में सब कुछ ठीक नहीं है? सीएम और मंत्रियों के बीच समन्वय का क्या अभाव है, या जेडीयू तय नहीं कर पाई है कि बीजेपी के हमले से अभी कैसे निपटा जाए? सब कुछ तैयारी के बिना सामने चीजें दिख रही हैं। ये तमाम सवाल हैं जो विरोधी के बयानों से उठ रहे हैं। दवा घोटाला मामले पर बीजेपी खासकर सुशील मोदी पूर्व मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर हमला बोल रहे हैं, लेकिन उनकी ही पार्टी के वरिष्ठ नेता नीतीश कुमार के समर्थन में बोल रहे हैं, और कह रहे हैं कि नीतीश कुमार पाक साफ छवि के, और वो ऐसा नहीं कर सकते। साफ है बीजेपी में भी गुटबाजी एकदम चरम पर। सीपी ठाकुर और चंद्रमोहन राय के इस बयान से लगता है कि क्योंकि जो बीजेपी नीतीश के रिश्ते को टूटने के बाद उन पर हमलावर थी, अब उसी पार्टी के नेता नीतीश का समर्थन कर रहे हैं, और अपनी पार्टी के नेता को कटघरे में खड़ा करने की कोशिश हो रही है, जो बिहार में बीजेपी के सीएम कैंडिडेट हो सकते हैं। यानी बीजेपी के नेता अपने ही सीएम को कहीं न कहीं, सीएम कैंडिडेट को कटघरे में खड़ा करने की कोशिश, तो दूसरी तरफ जेडीयू में अपने सीएम के बयान की मुखालफत हो रही है। दवा घोटाले को लेकर सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच संग्राम छिड़ गया है, और विपक्ष के अंदर शुरू संग्राम दिलचस्प भी हो गया है। लेकिन देखना यह दिलचस्प होगा कि दोनों पार्टियों के अंदर, क्योंकि दोनों पार्टियां एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप के दौर से शुरुआत उन्होंने की थी, लेकिन अब दोनों की पार्टी के अंदर जो स्थिति आ गई है वो किस कदर आगे और राजनीतिक भूचाल ला पाती है। अब बात बिहार में सीएम के जनता दरबार की करेंगे।
बिहार में लालू के कथित जंगल राज के खात्मे के बाद जब नीतीश कुमार बिहार के मुख्यमंत्री बने तो उन्होंने जनता दरबार की शुरुआत की। जनता से सीधा संवाद के लिए उन्होंने जनता दरबार की शुरुआत की थी, जनता दरबार लगाना शुरू किया था। उम्मीद जनता की थी कि समस्याएं उनकी सुनी जाएंगी और उसका समाधान भी निकाला जाएगा, और ऐसा हुआ भी। देखिए, समाधान निकले भी। लगातार 8 साल तक नीतीश का जनता दरबार हिट रहा, देश विदेश में उसकी चर्चा भी हुई। नीतीश की इस परंपरा को जीतन राम मांझी भी आगे बढ़ा रहे हैं, लेकिन जनता का भरोसा सरकार की ना टूटने वाली नींद के कारण टूटता जा रहा है। और ये हम नहीं कह रहे हैं, तस्वीरों के जरिए चीजें स्पष्ट हो रही हैं। 2 तस्वीर आपके स्क्रीन पर है, देख सकते हैं आप। जीतन राम मांझी के जनता दरबार में कैसे उनके सिपहसालार चैन की नींद भी सो रहे हैं, लेकिन दूसरी तरफ आप देखिए, जनता चीख भी रही है और चिल्ला भी रही है। ऐसा लगता है मंत्री जी कुंभकर्ण को मात देने की सोचकर जनता दरबार में आए हैं। जनता दरबार में सो रहे हैं मंत्री रमई राम, उनके जिम्मे भू राजस्व और परिवहन मंत्रालय का प्रभार है। जनता दरबार में सबसे ज्यादा समस्याएं इसी विभाग से जुड़ी हुई आती, लेकिन मंत्री को जनता की समस्याओं से अगर कोई वास्ता होता तो शायद ऐसा नजारा नहीं दिखता। जनता दरबार में रमई राम सोते दिखाई दिए, लेकिन दरबार में गुहार लेकर आई जनता को अपनी दुश्वारियां बताने के लिए धक्के खाने की नौबत आई, चीखना तक पड़ गया। शख्स निशक्त जनता दरबार में पहुंचा, एक विकलांग शख्स, पेंशन की उसे दरकार, मगर दरबार में न तो इसकी फरियाद सुनी गई और न ही इसे मुश्किलों के बारे में पूछा गया। इनफैक्ट इसके उल्टा हुआ, जब से इसकी आवाज शोर में तब्दील हुई तो दरबार से ही बाहर कर दिया गया। यानी जो जनता अपनी उम्मीद के साथ पहुंची थी उसे बाहर का रास्ता दिखा दिया गया। जनता दरबार में अगर रमई राम सोते दिखाई देते तो कोई ऐसे मंत्री भी थे जो आए, लेकिन पहले की फरियादों की शिकायत सुनी जाती या शिकायतों का निपटारा हो पाता। मंत्री जी दरबार से उठकर चले गए। संवाददाता अमित झा जायजा लिया उसका और जनता दरबार का दूसरा पहलू दिखाया। जनता दरबार लेकिन मंत्री गायब। जी हाँ, जिन विभागों की आज सुनवाई होनी है उनके मंत्री गायब नज़र आ रहे हैं। हालांकि जो मंत्री थे वो आए थे, लेकिन 1-1.5 घंटे के बाद वो चले गए। ऐसे एक मंत्री नहीं, कई मंत्री हैं। हम देख सकते हैं कि ग्रामीण कार्य विभाग के जो मंत्री हैं श्रवण कुमार, उनकी कुर्सी खाली है, वो आए थे और कुछ देर के बाद चले गए हैं। जनता दरबार से पता नहीं उन्हें क्या काम आ गया, लेकिन सिर्फ ये हाल सिर्फ श्रवण कुमार का नहीं है, बल्कि और भी कई मंत्री हैं। हम दिखलाना चाहेंगे जनता को कि जो परिवहन विभाग और राजस्व विभाग, दोनों इम्पोर्टेंट विभाग आता है इनके अंदर, रमई राम के अंदर, लेकिन रमई राम भी आए, झपकी लेते हुए वो पाए गए और उसके बाद अचानक वो गायब हो गए और जनता दरबार से बाहर निकल गए। सर, रमई राम जी झपकी ले रहे थे, उसके बाद वो अचानक चले गए। मेरा कहना कुछ ठीक नहीं, इसमें मेरा कहना कुछ ठीक नहीं है। लेकिन मंत्री जी सर नहीं है, अभी बाहर गए हैं, उसका आ जाए थोड़ी देर में। कई 1 घंटे से लगभग नहीं है सर। नहीं, थोड़ी देर पहले गए हैं, हो सकता है बाहर गए हैं, बाहर से हो सकता है आ जाए। तो चलिए, प्रधान सचिव बचाने की कोशिश कर रहे हैं, श्रवण कुमार नहीं है, रमई राम आके चले गए। और यही हाल एक और मंत्री जी का हम आपको दिखलाना चाह रहे हैं। मंत्री नगर विकास विभाग सम्राट चौधरी की भी कुर्सी खाली है, आप देख सकते हैं। ये भी आए, मीडिया से इन्होंने बातचीत की, 1 घंटे रहे और लेकिन उसके बाद जनता दरबार से गायब हो गए। यानी साफ है कि जो मंत्री हैं, कई मंत्री हैं, वो इस बात की उनको फिक्र नहीं है कि जनता दरबार है, जनता आती है सुनवाई के लिए, लेकिन उसके बाद वो लोग अपने काम से चले जाते हैं। ये बताइए कि आपका क्या काम है? हम लोग ग्रेटर पटना में पढ़ने वाले किसान हैं। हम लोग का वैल्यूएशन 200 गुना बढ़ गया है और सरकार वैल्यूएशन कम करने जा रही है। इसलिए हम राजस्व मंत्री जी के पास, हमको मुख्यमंत्री जी भेजे हैं, हम एप्लीकेशन लेके घूम रहे हैं पर कोई कहीं नहीं मिला है। मेरा नाम जितेंद्र प्रसाद आर्य है, हम किसान श्री फतुहा हैं। हमारा सारा जमीन ग्रेटर पटना में जा रहा है। राजस्व मंत्री नहीं मिल रहे हैं, ना मंत्री मिल रहा है, ना कोई सचिव मिल रहा है। वो किनके पास जाए समझ में नहीं आ रहा। वो तो चलिए, ये नाराज़गी 1-2 लोगों की नहीं, कई लोगों की है। यानी साफ है कि या तो जनता दरबार की अहमियत मंत्री नहीं समझ रहे हैं, या जिस तरह से मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी जनता दरबार लगा रहे हैं तो मुख्यमंत्री की अहमियत नहीं समझ रहे हैं। क्योंकि जनता दरबार के दिन 3-3 मंत्री आते हैं और 1 घंटे के बाद गायब हो जाते हैं। कहीं ना कहीं ये जनता दरबार पर प्रश्न चिन्ह खड़ा कर रहा है। कैमरा पर्सन विजय के साथ अमित झा, जी मीडिया, पटना। जनता दरबार का डीएनए टेस्ट करेंगे, लेकिन इस छोटे से ब्रेक के बाद।
जनता दरबार का डीएनए करने से पहले आइए बताते हैं आपको कि क्या है सीएम का जनता दरबार। मुख्यमंत्री का जनता दरबार एक साप्ताहिक आयोजन है। मोटे तौर पर आप समझ सकते हैं कि मुद्देवार 4-5 हिस्सों में से बांटा गया है। हर सोमवार को लगने वाले इस दरबार में अपराध, भ्रष्टाचार, संपत्ति विवाद, सरकारी योजनाओं के क्रियान्वयन जैसे अलग अलग हिस्सों में से बांटा गया है और हर सप्ताह कुछ मुद्दों पर आधारित प्रश्नों को लिया जाता है। अब बिहार में पिछले 8 सालों से सीएम का जनता दरबार लग रहा है। जिस तरह से सीएम का सूबे की जनता से सीधा संवाद होता है और जनता की समस्याओं का हल होता है, वो देश में एक नज़ीर बनकर उभरा। नीतीश के जनता दरबार पर अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर रिसर्च भी हो रहे हैं। कई विश्वविद्यालय ऐसे हैं और कई शोध संस्थाएं ऐसी हैं जिसके रिसर्चर्स नीतीश कुमार के जनता दरबार पर रिसर्च कर रहे हैं। नीतीश कुमार जनता दरबार को लेकर काफ़ी गंभीर भी थे। 14 जनवरी 2014 को उन्होंने कहा था कि उनका जनता के दरबार में मुख्यमंत्री कार्यक्रम कोई नई बात नहीं है। यह आयोजन जारी है और जारी रहेगा और जिस दिन इसे बंद करेंगे उस दिन वो खुद को कभी माफ नहीं कर पाएंगे। अब नीतीश कुमार सीएम नहीं हैं, उनकी जगह कोई और हैं और उनके बिठाए गए जीतन राम मांझी के हाथ में ही कमान है। नीतीश के बाद जीतन राम मांझी भी इस परंपरा को कायम रखते हुए नजर आते हैं, लेकिन जो तस्वीर सामने आ रही है उससे साफ होता है कि जनता दरबार अब कहीं न कहीं औपचारिकता बनकर रह गई है। यहाँ फरियादियों की समस्याएं अब नहीं सुनी जाती। लोगों की संख्या कम हो चुकी है जो आते हैं। लोग आते भी हैं तो चीखते चिल्लाते हैं, लेकिन अब मंत्री सुनते हैं न संतरी। और यही कारण है कि समय के साथ जनता दरबार में आने वाले फरियादियों की संख्या कम होती गई। और अब बात करते हैं रमई राम की भी। इस साल 17 जून को मुख्यमंत्री के जनता दरबार में उस समय अजीबोगरीब स्थिति बन गई थी जब राज्य के भू राजस्व और परिवहन मंत्री रमई राम की तबीयत अचानक खराब। मौके पर मौजूद सरकारी डॉक्टरों ने उनके ब्लड प्रेशर की जांच की, सब कुछ नॉर्मल था। जांच के बाद डॉक्टर्स ने कहा कि सब कुछ नॉर्मल है, लेकिन थोड़ी ही देर बाद देखिए मंत्री रमई राम उठे और चले गए। उन्होंने कहा कि उनका बीपी बढ़ चुका था, बट डॉक्टर इस बात को नहीं मान रहे थे। इस कारण वो आराम भी करने चले गए। मतलब साफ है कि रमई राम पहले भी इस आयोजन को बहुत ज़्यादा गंभीरता से नहीं लेते रहे हैं। लेकिन सवाल यह है कि रमई राम एक तरफ अपने आप को मुख्यमंत्री बनाने की बात कहते हैं जनता चाहती है कि वो मुख्यमंत्री बने, लेकिन जहाँ जनता पहुँचती है वहाँ वो सोते हुए नजर आते हैं। खैर, जिस कार्यक्रम की बदौलत नीतीश कुमार को बिहार की जनता ने सिराखों पर बिठाया, अब उसी कार्यक्रम में जनता की नहीं सुनी जा रही, उसे धक्के देकर बाहर किया जा रहा है। अभी सरकार की बारी है, लेकिन जनता की बारी भी आने वाली है और ऐसे नेताओं का क्या हश्र होता है ये देखना दिलचस्प होगा। लेकिन एक बार फिर से इतना तो पता चल गया कि दरबार में जनता पहले भी फरियादी थी और अभी भी फरियादी है। शो के बारे में या चैनल के बारे में, अपने पसंदीदा किसी भी कार्यक्रम के बारे में आप राय देना चाहते हैं, फेसबुक, ट्विटर के माध्यम से आप जुड़ सकते हैं, यूट्यूब पर वीडियो देख सकते हैं और दुनिया में कहीं भी आप चाहें तो जी पुरवैया को लाइव इंटरनेट के माध्यम से देख सकते हैं। डीएनए देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। देखते रहिए जी पुरवैया।